ठीक है। अकबर, अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को हुआ। कहाँ हुआ? तो राणा वीरसाल के महल में हुआ था, जब इनके पिता शाहजहां, शाहजहां थे, हुमायूं, हुमायूं जो है वो कहाँ घूम रहे थे? भटक रहे थे। ठीक है। इनकी माँ हमीदा बानो बेगम। ठीक है, तो हमीदा बानो बेगम। इसके बाद 14 फेब 1556, 14 फरवरी 1556 को इनकी क्राउनिंग या राज्याभिषेक हो जाता है। और कहाँ होता है? तो इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा, जैसे इसमें ये दिया नहीं है। तो आपको ये याद रखना है कि कलानौर, कौन सी जगह थी ये? कलानौर। तो आप लोग इस चीज को नोट कर लीजिएगा। कुछ नहीं, कलानौर जगह थी, उस पे एक पत्थर पे बिठाया अकबर साहब को, और क्राउनिंग कर दी, हो गया राज्याभिषेक। कहीं महल वहल में नहीं हुआ था, तो ये कलानौर पूछा गया है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कलानौर नामक जगह पर इनका क्राउनिंग या राज्याभिषेक जो है वो किया गया था। तो कब की गई इनकी क्राउनिंग? 14 फेब 1556 को की गई थी। ठीक है। अब चूंकि ये तो लगभग 14 साल के थे जब पानीपत का प्रथम युद्ध, सॉरी सेकंड युद्ध होगा। तो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत जो हुआ है वो 5 नवंबर 1556 को हुआ। तो इनकी तरफ से कौन थे? अकबर की तरफ से बैरम खां। और दूसरी तरफ से कौन थे? हेमू, हेमू या हेमचंद्र विक्रमादित्य। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है, आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा, ये पूछा गया है कई बार एग्जाम में। दिल्ली पर शासन करने वाला अंतिम हिंदू शासक, लास्ट रूलर ऑफ हिंदू हु रूल्ड इन दिल्ली। तो याद रखिएगा कि हिंदू दिल्ली पर शासन करने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था? तो हेमू या हेमचंद्र विक्रमादित्य था। ठीक है। कैसा था ये अंतिम हिंदू शासक? अच्छा, कई बार लोग सोचते हैं कि पृथ्वीराज चौहान होंगे। पृथ्वीराज चौहान ने भी दिल्ली से शासन किया, अजमेर से भी किया। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि दिल्ली से रूल करने वाला, दिल्ली पर शासन करने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था? तो दिल्ली पर लास्ट जो हिंदू रूलर जिसने शासन किया, हेमू या हेमचंद्र विक्रमादित्य था। ठीक, इस बात को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। यहां तक क्लियर है? बैरम खान के गार्जियन मिनिस्टर वकील के रूप में थे। खाने खाना का टाइटल जो है वो इन्हें दिया गया था। आपको पता है अब्दुल रहीम खाने खाना कौन? अब्दुल रहीम खाने खाना, क्या पढ़ा हमने इनके बारे में? याद है? क्या किया? तुझो के बाबरी का फारसी अनुवाद किया, किस नाम से? बाबर नामा के नाम से। तो ये बेसिकली किसके बेटे थे? बैरम खां के। वो एक अलग बात है कि बैरम खां की हत्या करने के बाद अकबर ने इनकी पत्नी से विवाह कर लिया था, तो एक तरीके से अकबर के बेटे हो गए थे। ठीक है। तो अब्दुल रहीम खाने खाना ने अकबर के समय किसका ट्रांसलेशन किया? तुझो के बाबरी का पर्शियन ट्रांसलेशन किया, बाबर नामा के नाम से। ठीक है। तो बैरम खां क्लियर है आपको? तो बैटल ऑफ पानीपत सेकंड 5 नवंबर 1556 को इन्होंने अकबर की तरफ से पार्टिसिपेट किया था। ठीक है। फिर इसके बाद इनकी शादी वगैरह की बातें हमने आपको बताई थी कि इन्होंने जोधाबाई या हरकाबाई से शादी की थी, जो कि किसकी बेटी थी? भारमल या बिहारी मल की बेटी थी, जो आमेर के शासक थे। ठीक है। और इन्हीं से इनके बेटे जहांगीर या सलीम या शेखू बाबा का जन्म हुआ था। अब अकबर जो है वो काम करना शुरू करेंगे 1562 से। तो देखिए, एक तो 1562 में अकबर का कौन सा अभियान आएगा? ठीक है, तो मालवा एक्सपीडिशन। मालवा में जो बाज बहादुर हैं, इनके ऊपर अकबर जो है वो आक्रमण करवाएंगे। ठीक है। और 1562 में ही इन्होंने क्या किया? दास प्रथा को, स्लेव सिस्टम को या स्लेवरी को समाप्त कर दिया। तो दो दास, तो 62 में दास प्रथा, फिर 63, ठीक है, तीर्थ, तीन तीर्थ ऐसे याद रख लो। या 1563 थ्री पिलग्रिमेज टैक्स, तो तीन तीर्थ, तो तीर्थ यात्रा कर 1563 में। फिर इसके बाद 1564 में इन्होंने जजिया कर को समाप्त कर दिया। ये तीनों क्वेश्चन पूछे गए हैं, 62 में दास, 63 में पिलग्रिमेज टैक्स और 64 में
जजिया कर को इन्होंने समाप्त कर दिया। और जजिया कर किससे लिया जाता था? तो नॉन मुस्लिम से लिया जाने वाला कर था। ठीक है, इसके अलावा 1579 री एबोलिश्ड द जजिया कर, 1579 में इन्हें दोबारा से जजिया कर को समाप्त किया था। ठीक है, अच्छे से ध्यान रखना, इन्होंने बाल विवाह और सती प्रथा दोनों को ही प्रतिबंधित किया था। तो सती प्रथा पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो सती प्रथा को प्रतिबंधित करने वाले मुगल शासक कौन थे? अकबर थे। देखो अकबर ने चूंकि रिफॉर्म बहुत किए हैं, ठीक है, तो रिफॉर्म करने के कारण अकबर के समय में बाल विवाह को प्रतिबंधित किया गया, सती प्रथा को प्रतिबंधित किया गया। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, और ये कौन से संप्रदाय के समर्थक थे? तो चिश्ती। ठीक है, अभी जब हम आपको आगे पढ़ाएंगे तो जो अलग अलग सिलसिले हैं, जैसे एक चिश्ती है, याद करो शेख सलीम चिश्ती। और भी अगर नहीं पता हो तो आप लोगों ने सुनी होगी अजमेर शरीफ, इसका नाम सबने सुना होगा। सुना है? अजमेर में एक दरगाह है अजमेर शरीफ। ठीक है, तो अजमेर में जो दरगाह है अजमेर शरीफ है, तो वो दरगाह जो है वो किसकी है? सलीम चिश्ती की। हाँ अब ठीक है। ठीक है, तो मोइनुद्दीन चिश्ती जो है, ठीक, इनकी दरगाह है कौन सी? अजमेर शरीफ। आपको पता है अजमेर शरीफ एक ऐसी दरगाह है जिस पर धर्म नाम से कोई सिस्टम नहीं चलता। मतलब जितने मुस्लिम्स इस पे जाते हैं उससे ज्यादा हिंदू यहाँ पर जाते हैं शेख सलीम इस पे। किस पे? कौन है? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पे। तो इन्होंने किस सिलसिले को समर्थन दिया? अकबर ने चिश्ती सिलसिले को। ठीक है, जैसे चिश्ती सिलसिला है, एक सोहरावर्दी है, ठीक है, एक नक्शबंदी सिलसिला है। तो ये हम आगे जब आपको पढ़ाएंगे कि कौन से क्या क्या है, जैसे निजामुद्दीन औलिया थे। ठीक है, तो इन सब पे हम बात करेंगे। तो 62 में दास प्रथा, 63 में तीर्थ यात्रा, 64 में जजिया और 79 में जजिया को फिर से समाप्त किया, बाल विवाह को रोका, सती प्रथा को रोकने का काम किया। अब इनके समय मीर बख्शी हेड ऑफ द मिलिट्री डिपार्टमेंट, तो सैन्य विभाग का प्रमुख कौन होता था? मीर बख्शी होता था। अब थोड़ा सा आप सल्तनत काल की तरफ जाइए। सल्तनत पीरियड में जब आप जाते हैं तो सल्तनत पीरियड में हम देखते हैं कि जो सेना का प्रमुख है वो कौन है? यहाँ पे जो विभाग है वो दीवाने अर्ज है। किसमें? सल्तनत पीरियड में दीवाने अर्ज, और उसका प्रमुख है आरिज ए मुमालिक। और यहाँ कौन है सैन्य विभाग का प्रमुख? मीर बख्शी। तो मुगलों में अगर पूछें कि सैन्य विभाग का प्रमुख कौन है, हेड ऑफ द मिलिट्री डिपार्टमेंट, तो आपको याद रखना है कि मीर बख्शी जो है वो सैन्य विभाग का प्रमुख होता था। मिलिट्री पेमेंट करना, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करना। ठीक है, और इसने क्या किया? 1573-74 में घोड़े दागने की प्रथा का पुनः प्रचलन जो है वो कर दिया था, और मनसबदारी व्यवस्था के आधार पर इसने अपना सेना का संगठन किया था। तो अगर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाए कि मुगलों में मनसबदारी व्यवस्था को किसने शुरू किया, तो मनसबदारी प्रथा को शुरू करने का श्रेय भी अकबर को जाता है। ठीक है, तो मीर बख्शी कौन है? डायरेक्ट अगर पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है हेड ऑफ द मिलिट्री डिपार्टमेंट, सैन्य विभाग का प्रमुख जो है वो मीर बख्शी हुआ करता था। ठीक, क्लियर है आपको यहाँ तक? फिर देखें इनकी रिलीजियस पॉलिसी अकबर की। अब देखो अभी आपने, हाँ जी, मनसबदारी व्यवस्था भी पढ़ाएंगे। इन्होंने अपनी सेना को क्या किया था? मनसबों में डिवाइड किया था। ठीक है, तो मनसब का मतलब होता था कि सबसे ज्यादा जो बड़ा अधिकारी होते थे उन्हें हाईएस्ट मनसब दिया जाता था। अब मनसब को मान लो अब थोड़ी देर के लिए, ये एक तरीके से सबसे ज्यादा वेतन किसको मिलता है? आईएएस अधिकारियों को मिलता है। तो जितना बड़ा मनसबदार होगा उसकी सैलरी उतनी ज्यादा होती थी। ठीक है, अब इसमें मनसबदारी व्यवस्था का वर्णन इन्होंने अलग अलग तरीके से किया है। तो 33 टाइप के मनसब होते थे व्यवहारिक तरीके से, लेकिन ऐसे बोले तो 66 प्रकार के मनसब होते थे। मतलब बड़ा मनसब किसी को 10,000 का भी दिया जा सकता था। ठीक है, तो ये अधिकारी एक तरीके से ऐसे मान लो कि हर एक को एक पर्टिकुलर सेना रखनी होती थी, घोड़े रखने होते थे, और जितनी ज्यादा और सेना रखते थे वो उतना बड़ा मनसबदार हुआ करता था। जैसे राजपूतों को इन्होंने बड़े बड़े मनसब दिए थे, क्योंकि राजपूतों के पास अपनी घोड़े होते थे, घुड़सवार होते थे, सेना होती थी, तो उन्हें इन्होंने बड़े मनसब प्रदान किए थे। क्लियर है? तो अब देखिए इनकी धार्मिक नीति की बात करें तो इन्होंने अभी ऊपर हमने क्या पढ़ा? तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया, अच्छी धार्मिक नीति थी। जजिया कर समाप्त किया क्योंकि हिंदुओं से लिया जाता था, या नॉन मुस्लिम्स यानी कि हिंदू, तो इन्होंने ये किया। तो एबोलिश पिलग्रिमेज टैक्स एंड जजिया टैक्स, तो इन्होंने क्या किया?
तीर्थ यात्रा कर और जजिया कर को समाप्त किया। इसके अलावा इन्होंने धार्मिक नीति में क्या किया, इबादत खाना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1575 में इन्होंने इबादत खाने का निर्माण कराया। ठीक है, अब इबादत खाना समझते हैं, जैसे हम कहें मंदिर, तो इन्होंने क्या किया, इबादत खाने का निर्माण कराया और फिर बाद में आगे चल के 1578 में इबादत खाने में सभी धर्मों को प्रवेश दे दिया। मतलब क्या करते थे ये इबादत खाने, देखो अकबर आपको पता है इलिटरेट या अनपढ़ थे। अब योग्य बनना है, पढ़ आप सकते नहीं क्योंकि बिना पढ़े लिखे योग्य बनना बड़ा मुश्किल टास्क था, और यूट्यूब उस समय चलती नहीं थी कि यूट्यूब देख के अकबर थोड़े इंटेलिजेंट हो जाए। तो क्या करते थे, अकबर ने किया इबादत खाने का निर्माण, और इबादत खाने में ये सभी धर्मों के जो विद्वान होते थे उन्हें ये बुलाते थे, और एक एक करके सभी को बोलते थे कि आप अपना अपना ज्ञान दीजिए, और अकबर मजे से बैठ के सुनते थे। अब मान लो हिंदू धर्म के विद्वान, मुस्लिम धर्म के विद्वान, पारसी विद्वान, जैन विद्वान, बौद्ध विद्वान सब आ रहे हैं और सब क्या कर रहे हैं, अपना ज्ञान दे रहे हैं, और अकबर क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं, तो अकबर विद्वान होगा इस चक्कर में। तो इन्होंने क्या किया, इबादत खाने का निर्माण कराया। 1578 में इसी इबादत खाने में सभी रिलीजन्स को प्रवेश करा दिया। अब जैसे सब लोग आने जाने लगे तो और ज्यादा इसकी महत्ता बढ़ गई। 1579 में इन्होंने मजहर जारी की, या डिक्लेरेशन ऑफ मजहर। अब याद करो सुबह की क्लास, हमने आपको बताया था कि मजहर नामा किसने लिखा है, शेख मुबारक। याद आ रहे हैं, अबुल फजल और फैजी के पिताजी थे शेख मुबारक, उन्होंने मजहर नामा लिखा था। तो इन्होंने मजहर की घोषणा कर दी। अब इस पे थोड़ा समझो कि मजहर है क्या। तो पहले बेटा क्या होता था, मजहर जारी होने के पहले धार्मिक मामलों का जो प्रमुख होता था वो कोई कौन होता था, उलेमा वर्ग होता था। ठीक है, तो इनने क्या किया, मजहर की घोषणा के साथ धार्मिक मामलों में जो प्रमुख होंगे अब वो अकबर होंगे। तो हेड ऑफ द रिलीजियस मैटर अब कौन बन गए, मजहर की घोषणा के साथ। मतलब देखो अभी तक क्या होता था, सुप्रीम कोर्ट के जज कौन, राजा साहब, सबसे बड़े सेनापति कौन, राजा साहब। अब धार्मिक मामलों के जो प्रमुख होंगे, सर प्रमुख जो होंगे, हेड ऑफ द रिलीजियस मैटर, वो कौन होंगे, अकबर होंगे, मजहर की घोषणा के साथ में। तो इन्होंने मजहरनामा बनवाया किससे था, शेख मुबारक। तो एक तरीके से शेख मुबारक इनके गुरु भी थे। तो 1579 ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो याद रखिएगा कि मजहर की घोषणा कब होती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 1579 में इन्होंने मजहर की घोषणा की। इसके अलावा 1582 में इन्होंने एक नया रिलीजन, एक नया धर्म चलाया, दीने इलाही। ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है कि दीने इलाही धर्म कब शुरू किया, तो 1582 में। बेसिकली सही तरीके से देखें तो जो दीने इलाही था ये कोई नया रिलीजन नहीं था, ये क्या था, तो कोड ऑफ कंडक्ट, एक आचार संहिता थी। अब आचार संहिता का मतलब है कि जो नियम हम बनाएंगे उन नियमों को आपको पालन करना है। तो अब देखिए कितने काम कर दिए अकबर ने, क्रम से पढ़ने की कोशिश करिएगा। 1562 दास प्रथा की समाप्ति, 1563 तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति, 1564 जजिया कर की समाप्ति, 1575 इबादत खाने का निर्माण, 1578 इबादत खाने में सभी धर्मों का प्रवेश, 1579 मजहरनामा, और 1582 दीने इलाही धर्म। और एक और कदम हम आगे बढ़े तो 1583 में इन्होंने, ठीक है, इलाही संबत एक नया कैलेंडर भी चलाया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो चूंकि हम यहाँ धार्मिक धार्मिक बात कर रहे हैं, तो एक क्या किया, 1563 में तीर्थ यात्रा, 1564 में जजिया को समाप्त किया, 1575 में इबादत खाने का निर्माण कराया, 1578 में उसमें सभी रिलीजन को एंट्री दे दी, 1579 में मजहर, 1582 में दीने इलाही रिलीजन शुरू किया, और सुलह कुल की नीति मतलब सभी को शांति के साथ में। और अकबर के धार्मिक गुरु कौन थे, रिलीजियस गुरु, तो शेख मुबारक थे। ठीक है, ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है और इनसे क्वेश्चंस बनते हैं। अल्लाह आप ऐसे मानो कि अकबर से क्वेश्चन आने की संभावना में सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये, कि या तो तीर्थ यात्रा आएगा, या दास प्रथा, या जजिया कर, या इबादत खाना, इबादत खाने में सभी धर्मों का प्रवेश, या फिर मजहरनामा, या फिर दीने इलाही, और 1583 में इलाही
संवत। इन्हीं में से क्वेश्चंस बनते हैं, चाहे आप कभी भी देखिए, आपको मैक्सिमम टाइम यहीं से क्वेश्चंस मिलते हैं। ठीक है, अब हमने आपको बताया क्या कनेक्ट किया कि अकबर के जो अभियान थे, तो 1562 में इन्होंने मालवा अभियान किया, और मालवा अभियान में इन्होंने बाज बहादुर को पराजित किया था। किसको पराजित किया था? बाज बहादुर को। तो बेसिकली यहाँ मालवा अभियान में कौन जा रहे हैं इनकी तरफ से? तो अधम खां जो है इनकी तरफ से यहाँ भाग लेंगे। फिर इसके बाद 1564 में इन्होंने गोंडवाना अभियान किया। अब गोंडवाना मध्य प्रदेश में, मालवा भी मध्य प्रदेश में, तो गोंडवाना अभियान जो है वो रानी दुर्गावती के अगेंस्ट होगा। तो 1564 में गोंडवाना और 1562 में मालवा। मालवा किसके अगेंस्ट? बाज बहादुर और रानी रूपमती, आप जानते हैं मांडू से शासन कर रहे थे, उनके विरुद्ध। और 1564 में इन्होंने गोंडवाना में रानी दुर्गावती के विरुद्ध अभियान किया, जो गोंडवाना अभियान था। 1569 में बेटा रणथंभौर, ये आपके ज्यादा काम का नहीं है। 1573 में गुजरात का अभियान किया था, मुजफ्फर, ठीक है, शाह के अगेंस्ट। ये भी ठीक ही है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, एक क्वेश्चन जरूर बनता है कि अकबर ने किस एक्सपीडिशन या अभियान के दौरान, ठीक है, क्या अकबर ने किस एक्सपीडिशन या अभियान के दौरान समुद्र दर्शन किए थे? तो आपको पता है कि गुजरात में ही समुद्र है, ठीक है। मध्य प्रदेश में मालवा अभियान करेंगे तो कहाँ समुद्र मिले? मालवा में तो रानी रूपमती मिलेंगी, जो भी नहीं देखने मिली इन्हें, ठीक है। लेकिन किसी भी शासक को रानियां कोई देखने नहीं मिली इतिहास में, ये बात तो फैक्ट है। तो 1562 में मालवा, 1564 में गोंडवाना, ठीक है, और 1573 में गुजरात। और फिर इसके बाद 74 से 76 के दौरान इन्होंने दाऊद खां और बंगाल और बिहार का अभियान किया। इससे आपको कुछ खास लेना देना नहीं है। गुजरात में जो इन्होंने अभियान किया था वो बहुत तेजी से, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे तेज अभियान किसने, हाँ जी, एक्चुअली क्या होता है यहाँ आपको 1570 भी मिलेगा, 72 भी मिलेगा और 73 भी मिलेगा। उसमें प्रॉब्लम क्या है? 1572 में जब इन्होंने अभियान किया और जीत लिया गुजरात को, और जैसे ही ये वापस आते हैं, चूंकि ये फिर स्वतंत्र हो जाते हैं, और स्वतंत्र हुए तो ये फिर अब अकबर जाते हैं बहुत तेजी से, बोले अच्छा तुम स्वतंत्र हो गए, हम तो अभी तुम्हें हरा के गए थे। तो ये बहुत तेजी से करने वाला अभियान था। तो फिर 73 में अकबर खुद जाते हैं और फिर से गुजरात को जीतते हैं। और उसी दौरान अकबर ने किसके दर्शन किए थे? समुद्र दर्शन किए थे। तो इसको आपको ध्यान रखना है, इसलिए वो 72 और 73 मिलते हैं। क्लियर है आपको? जैसे मैं यहाँ भी बताऊं, तो ये मालवा अभियान में भी आपको 1561 62 मिलेगा, ठीक है। इवन आपको यहाँ गोंडवाना में भी 63 64 मिलेगा, ठीक। लेकिन आपको जो एग्जैक्टली अगर एक ही ईयर आए तो आपको 62 याद रखना है मालवा के लिए और 64 याद रखना है गोंडवाना के लिए, ठीक है। समझ में आ रही है बात? अब थोड़ा सा मनसबदारी सिस्टम पे बात करें तो देखिए, मनसबदारी सिस्टम जो है वो किसने शुरू की थी? अकबर ने। तो मनसब क्या होता था? कैटेगरी या पोस्ट होती थी, एक पद होता था मनसब। अब मनसबदार कौन है? तो पोस्ट या कैटेगरी गिवन टू द ऑफिसर्स। तो जो भी अधिकारी होता था उसे जो पद दिया जाता था वो पद कहलाता था मनसबदार, ठीक है। समझ में आ रही है? और ये किस पर आधारित है? तो बेस्ड ऑन डेसिमल सिस्टम, यानी दशमलव प्रणाली पर आधारित होता था। कहाँ से लिया इन्होंने मनसबदारी व्यवस्था? तो मध्य एशिया से, सेंट्रल एशिया से ग्रहण की थी। और 19th ईयर ऑफ हिज रूल, अपने शासन के 19वें वर्ष में इन्होंने इस व्यवस्था को शुरू किया था। अब इन्होंने 3 टाइप बनाए मनसबदारों के, एक मनसबदार, एक अमीर और एक अमीर आजम। तो एक पद क्या था? मनसबदार था, एक था अमीर और एक था अमीर आजम। इनसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, तो इनसे आपको कोई मतलब नहीं है। तो श्रेणी या पद है, वो जो पद प्राप्त अधिकारी है वो मनसबदार कहलाता है। दशमलव प्रणाली पर आधारित है, मध्य एशिया से लिया गया शासन के 19वें वर्ष में, ठीक है। तो मनसबदार, अमीर और अमीर आजम जो है इनमें इन्होंने बांटा था। अभी जब हम आगे जाएंगे तो इसी मनसबदारी, आगे मतलब हम अकबर के बाद जब जहांगीर के टाइम पे जाएंगे तो यहां से क्वेश्चन बनता है। क्या बनता है? शिंगस्पा और दुयस्पा। तो दुयस्पा और सिंगस्पा जो व्यवस्था थी मनसबदारी की, वो किसने शुरू की? ठीक है। तो अभी हम जहांगीर में आएंगे तब आपको ये वाला पॉइंट फिर से बताएंगे। कौन सी व्यवस्था? दुयस्पा और सिंगस्पा। ये जो सिस्टम है ये मनसबदारी व्यवस्था में कौन लेके आए थे? तो जहांगीर लेके आए थे।
अब इनके नवरत्न बहुत इंपॉर्टेंट है, तो देखिए आप लोग कौन कौन से पढ़ चुके हैं बताएं अब। अबुल फजल, क्या लिखा अबुल फजल ने? अकबरनामा और आईने अकबरी। फैजी, अकबरनामा और फैजी क्या थे? हेड ऑफ द ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट। देखो दो दो नंबर क्वेश्चन में आपको पॉइंट याद होंगे तो बहुत आराम से आप आंसर लिख पाएंगे। तो अनुवाद विभाग के प्रमुख कौन थे? फैजी थे। ठीक, चलो ये दो तो हो गए आपके कौन से, एक अबुल फजल और एक हो गए फैजी। और फैजी इनके दरबारी कवि थे। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं टोडरमल। याद आ रहा है टोडरमल? तो टोडरमल बंदोबस्त जो अकबर के समय, अभी हम आगे आपको बताएंगे, आईने दहसाला। तो बेसिकली ये टोडरमल जो था इनका रेवेन्यू सिस्टम था, राजस्व व्यवस्था थी जो टोडरमल के द्वारा ही शुरू की गई थी। फिर मुल्ला दो प्याजा एक थे, इसके अलावा थे अब्दुल रहीम खाने खाना। कौन थे? अब्दुल रहीम खाने खाना। क्या किया था भैया इनने? नहीं, तुझो के बाबरी का फारसी अनुवाद बाबरनामा के रूप में। ठीक है, चलो। तानसेन वास्तविक नाम रामतनु पांडे और इनके पिता का नाम मकरंद पांडे। तो रामतनु पांडे, इनके पिता मकरंद पांडे। पहले तानसेन रीवा के राजा रामचंद्र देव के दरबार में थे, बाद में अकबर ने इन्हें अपने दरबार में बुला लिया था। ये सारे क्वेश्चन आए हैं तो थोड़ा ध्यान रखना। तानसेन का ओरिजिनल नाम, तानसेन गाते थे, बजाते थे, तो तान तान के, तो राम तनु पांडे। कैसे याद रखोगे? राम तनु पांडे, पिता मकरंद पांडे। और ये कहाँ थे पहले? तो रीवा के शासक रामचंद्र देव के दरबार में थे। ठीक है, फिर इसके बाद बीरबल, सब जानते हैं बीरबल को। बीरबल का वास्तविक नाम महेश दास था। ठीक है, फिर एक थे फकीर अजीजुद्दीन, सूफी सिंगर। इसके अलावा अबुल फजल हम बता चुके हैं। एक थे मानसिंह। मानसिंह के बारे में बताओ। मानसिंह पहले बिहारी मल या भारमल, भारमल के बेटे भगवान दास और भगवान दास के बेटे थे मानसिंह, और मानसिंह की बहन थी मानबाई। अब अभी आप थोड़ी देर बाद जब आप जहांगीर पढ़ोगे तब मैं आपको बताऊंगा कि मानसिंह की बहन मानबाई की शादी जहांगीर से हो गई थी। मतलब क्या, बुआ से किसकी शादी हुई? अकबर की, जोधाबाई। और इनकी बहन की शादी किससे हो रही है? अकबर के बेटे जहांगीर से। ठीक है, तो यही मुगलों की राजपूत नीति है। तो याद करिए जल्दी जल्दी। टोडरमल, बताइए 9 लोगों के नाम। अबुल फजल और फैजी 2, तानसेन 3, बीरबल 4, टोडरमल 5, मुल्ला दो प्याजा 6। अब बोलो। अब्दुल रहीम खाने खाना 7, मानसिंह 8 और फकीर अजीजुद्दीन। बीरबल तो पहले ही बता दिए थे, रिपीट कर लो। कहाँ से शुरू करना चाहोगे? कोई भी जो आपको अच्छे लगे। तानसेन, बीरबल। तानसेन रामतनु पांडे, बीरबल महेश दास, 2 हो गए। ठीक है, 2 भाई अबुल फजल और फैजी 4 हो गए। फिर इसके बाद टोडरमल 5 हो गए, मानसिंह 6 हो गए, दोनों राजपूत कर लो। मुल्ला दो प्याजा 7, अब्दुल रहीम खाने खाना और फकीर अजीदुद्दीन। ठीक है, तो ये जो 9 लोग थे ये आपको ध्यान रखना है अच्छे से, ये अकबर के नवरत्नों में शामिल थे। ठीक, अच्छे से ध्यान रखेंगे। चलो, तो ये हुए अकबर के 9 रत्न। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि टोडरमल ने टोडरमल बंदोबस्त शुरू किया, रेवेन्यू सिस्टम था ये। तो इसे कहा जाता था अकबर के समय में आईने दहसाला पद्धति। ठीक है, तो ये लैंड रेवेन्यू सिस्टम है इनका, भू राजस्व व्यवस्था है अकबर की। कौन सी व्यवस्था है? आइन ए दहशाला, स्टार्टेड बाय अकबर इन हिज 24th ईयर ऑफ रीजन। अब इनके शासनकाल के कौन से समय शुरू की गई? 24वें साल। अब अकबर का शासन सबसे शुरू हुआ था 1556 से, तो कितने हो गई? 24 साल ऐड कर दो तो 1580। तो 1580 में आईने दहसाला पद्धति शुरू की गई थी। अब थोड़ा सा मैं आपके दिमाग को चेक करूंगा, फिर से शुरू करते हैं। 1556 में क्या हुआ? अकबर का राज्याभिषेक कब? 14 फेब। चलो ठीक है। पानीपत का युद्ध कब हुआ? 5 नवंबर को। ठीक है,
फिर इसके बाद 1562, 62 में दो घटनाएं, एक दास प्रथा को समाप्त कर रहे हैं और एक मालवा अभियान। चलो 1563 तीर्थ यात्रा कर, त्रितीर्थ। 64 जजिया कर और गोंडवाना अभियान। ठीक है, चलो फिर इसके बाद 1573 गुजरात। चलो ठीक, 1575 इबादत खाना। ठीक है, फिर 1578 इबादत खाने में सभी धर्मों का प्रवेश। 1579 मजहरनामा, याद है मजहरनामा की घोषणा, रिलीजियस हेड बनेंगे अकबर। 1580 आयने दहसाला पद्धति, जिसे हम टोडरमल सेटलमेंट या टोडरमल बंदोबस्त भी कहते हैं, क्योंकि ये टोडरमल के द्वारा लाई गई थी, इसको आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद 1582 याद करो, दीने इलाही एक नया रिलीजन, और 1583 इलाही संबत। चलो बढ़िया। तो याद रखिए कि आयने दहसाला पद्धति अकबर के 24वें वर्ष में शुरू की गई। वास्तविक संस्थापक कौन है? टोडरमल है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? टोडरमल सेटलमेंट या टोडरमल बंदोबस्त के नाम से भी हम इसे जानते हैं। ठीक है, याद रखेंगे अच्छे से। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो सीधे सीधे ध्यान रखिए। जैसे पर्सी ब्राउन ने तुर्की सुल्ताना के महल को स्थापत्य कला का मोती कहा है। तो पर्सी ब्राउन क्या कहा है? कॉल्ड द पैलेस ऑफ टर्की सुल्ताना आर्किटेक्चरल पर्स। तो स्थापत्य कला का मोती किसे कहा गया है पर्सी ब्राउन के अनुसार? तुर्की सुल्ताना महल को। ठीक है, अकबर के गुजरात विजय के बाद सीकरी को दिया गया नाम। तो अकबर ने जब क्या किया, गुजरात विजय की, उसके बाद सीकरी को इन्होंने कर दिया था फतेहपुर सीकरी। फतेह हो गई इनकी, फतेह मतलब विजय, तो इसीलिए सीकरी को क्या किया? फतेहपुर सीकरी। ठीक है, अकबर ने सिकंदरा, याद है सिकंदरा में क्या था? अकबर का मकबरा था जो जहांगीर के समय में बनेगा। इसी को इन्होंने क्या नाम दिया? तो बहिस्ताबाद। सिकंदरा का नाम क्या रखा अकबर ने? बहिस्ताबाद। अकबर ने अनुवाद विभाग पढ़ चुके हैं आप। अकबर ने ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट का हेड किसे बनाया था? फैजी को बनाया था। और इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ फर्स्ट की समकालीन भारतीय शासक। तो जिस समय इंग्लैंड में एलिजाबेथ फर्स्ट का शासन था, उस समय भारत में अकबर का शासन था। इसको आप ऐसे समझ लो, मैं आपको एक सरल तरीका बताता हूं कि 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनी। कब बनी? 1600 में। और अकबर का शासनकाल कब है? 1556 से 1605 तक है। तो 1600 आ गया इनके टेन्योर के बीच में। तो इसीलिए एलिजाबेथ फर्स्ट के कार्यकाल के दौरान, या कहें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन स्थापित होने के दौरान, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एस्टेब्लिश के दौरान भारत में कौन थे शासक? अकबर थे। ठीक है, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा गया है। अमेरिका की खोज का उल्लेख किसने किया? अबुल फजल ने। अबुल फजल कौन थे? आईने अकबरी और अकबरनामा के लेखक, अकबर के नवरत्न, और किसके बेटे? शेख मुबारक के बेटे थे। इबादत खाने की स्थापना आपको मैंने बताई दी, 1575 में फतेहपुर सीकरी में की गई थी। और इबादत खाने में सभी धर्मों का प्रवेश 78 और 79 में, अरे मजहरनामा ठीक है, देखो ये जो मजहरनामा था, मैं थोड़ा सा बताऊं। मजहर की घोषणा 1579 में अकबर ने सुलह कुल की नीति के अंतर्गत की। यदि किसी भी धार्मिक विषय पर विवाद की स्थिति हो तो अकबर का निर्णय कैसा होता था? सर्वोच्च होता था। तो मैंने बताया कि हेड ऑफ द रिलीजियस मैटर जो है वो अकबर हो जाते थे। राजनीति में धर्म की भूमिका निश्चित रूप से घट जाएगी। तो राजनीति में, पॉज करना वीडियो योगी, एक मिनट। चलिए स्टार्ट कर दीजिए। लाइव में आवाज आ रही है आपको? तो हम जो आपको बता रहे थे कि मजहरनामा या मजहर की घोषणा, ये आपके मेंस में भी पूछा गया है। तो आपको यहाँ क्या ध्यान रखना है
कि सबसे पहले तो मजहर की घोषणा कब हुई, तो अकबर के द्वारा 1579 में की गई थी। इसका निर्माण किसने किया था? शेख मुबारक। और सहयोग किसका था? तो अबुल फजल का भी इसमें सहयोग था। ठीक है। और कौन सी पॉलिसी के अंतर्गत? सुलह ए कुल की पॉलिसी के अंतर्गत किया गया था। अब क्या सिग्निफिकेंस था इसका? तो इफ देयर वाज अ डिस्प्यूट सिचुएशन ऑन एनी रिलीजियस सब्जेक्ट देन अकबर्स डिसीजन वाज सुप्रीम। अगर कोई भी धार्मिक मामले पर विवाद उत्पन्न होता है तो अकबर का निर्णय जो था वो एक तरीके से सुप्रीम या अंतिम हुआ करता था। ठीक है। द रोल ऑफ रिलीजन इन पॉलिटिक्स डिक्रीज। तो इस तरीके से धर्म क्या हो रहा है कि जो रोल ऑफ रिलीजन है पॉलिटिक्स में वो कम होगा, तो राजनीति में धर्म की भूमिका घटेगी, क्योंकि अब कौन निर्णय ले रहा है? राजा या शासक या अकबर निर्णय ले रहे हैं, तो धर्म का महत्व जो है वो घट जाएगा। काजी और उलेमा वर्ग की मनमानी पर अंकुश लगेगा। तो अब जो काजी हैं, जो उलेमा वर्ग है, उनकी नहीं चलेगी, क्योंकि धर्म के मामले में निर्णय कौन लेता था? काजी या उलेमा वर्ग लेते थे, अब ये नहीं लेंगे। आम जनता की समाधान सीधे शासक की शरण में होता था। हिंदू मुस्लिम समन्वय को प्रोत्साहित किया गया, क्योंकि क्या होगा, अब जैसे कोई धार्मिक विवाद उत्पन्न हुआ और अगर काजी और उलेमा निर्णय लेते तो निश्चित रूप से वो अपने धर्म के प्रति झुकते। लेकिन अब अकबर के निर्णय लेने के कारण क्या हुआ, हिंदू मुस्लिम जो यूनिटी है या हिंदू मुस्लिम कोऑर्डिनेशन जो है उसमें भी इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। और फतेहपुर सीकरी में अब खलीफा की मंजूरी अनिवार्य नहीं, खुद अकबर खुतबा पढ़ने का फैसला किया। अब खलीफा क्या, जब सुप्रीम लीडर आप ही बन गए हो धार्मिक मामलों के, तो अब किसकी चलेगी? अकबर की चलेगी। तो ये था आपका क्या, मजहरनामा। ठीक है। तो राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ द अनाउंसमेंट ऑफ मजहरनामा। तो इसको आपको ध्यान रखना है। प्रीलिम्स में सिर्फ ये क्वेश्चन कितने सा पूछा गया कि मजहरनामे का घोषणा कब हुई, 1579 में एक। और दूसरा क्वेश्चन पूछा गया कि मजहर का निर्माण किसने किया, तो शेख मुबारक ने किया था। ये दोनों क्वेश्चन आप बहुत आराम से बना लेंगे 1579। अब देखिए ये आया अकबरनामा, याद करिए। अबुल फजल ऑथर थे, मैंने आपको बताया था। पर्सियन यानी फारसी, कौन सी भाषा, तो फारसी भाषा में थी ये। कितने भाग थे? 3। अब 3 भाग में क्या क्या, तो फ्रॉम तैमूर टू सूर्यवंश, तैमूर से लेकर सूर्यवंश तक की जानकारी मिलती है पहले भाग में। दूसरे भाग के जीवन के 46 वर्ष के शासनकाल की जानकारी मिलती है। और तीसरे भाग में क्या कहलाता है, आईने अकबरी कहलाता है, और इसे 5 भागों में विभाजित किया गया था। तो क्वेश्चन सिर्फ 2 ही पूछे गए हैं बेटा। एक, अकबरनामा के लेखक कौन है, बताओ जल्दी से। अबुल फजल है। लैंग्वेज इसकी फारसी या पर्सियन है। और इसका तीसरा भाग आईने अकबरी कहलाता है। और आईने अकबरी जो है, ठीक है, वो किसकी है, तो आईने अकबरी भी डेफिनेटली अबुल फजल की ही होगी। तो इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को? रिलीजियस पॉलिसी हम ऑलरेडी ऊपर पढ़ चुके हैं, क्योंकि यही है ना, जजिया कर को हटाया, तीर्थ यात्रा कर को हटाया, इबादत खाना किया, ये सारी चीजें आप देख चुके हैं। इस क्वेश्चन को बेटा हम आपको लास्ट में बताएंगे। अकबर एक राष्ट्रीय शासक, ये आपके मीन्स में कई बार पूछा गया है और फुल क्वेश्चन है। तो जब हम पूरा मुगल कंप्लीट कर लेंगे, जिससे आपको राजपूत नीति और बाकी चीजें समझ में आएंगी, तो ये क्वेश्चन बहुत आसान। जैसे आप अगर देखें, अकबर एक राष्ट्रीय शासक क्यों है, क्योंकि संपूर्ण भारत को एक शासन में लेके आई है, प्रशासन की इंटीग्रेटेड सिस्टम, एकीकृत प्रणाली लेके आए, राजस्व के लिए एकीकृत व्यवस्था लेके आए, आईने दहसाला। ठीक है, तो ये एकीकृत कराधान प्रणाली हो गई, सभी धर्मों का संकलन किया। तो क्या लेके आए थे, बोलो, कौन सी नीति? 1582। अरे धर्म के लिए दीने इलाही धर्म, तो ये आ गया उसी के आगे। 1582 में दीने इलाही धर्म की स्थापना की, राजपूतों के साथ सुलह नीति अपनाई। फिर क्या किया, फारसी को इन्होंने अपनी कोर्ट लैंग्वेज बनाया और साहित्य के विकास में योगदान दिया, अलग अलग शैलियों का विकास किया, विभिन्न समुदायों के प्रति क्या किया, एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन स्थापित किया। नियुक्तियां जो होती थी वो किसके आधार पर, क्वालिफिकेशन या योग्यता के आधार पर नियुक्तियां होती थी इनके समय में। हिंदुओं पर प्रतिबंध हटाए, जैसे जजिया कर हटाया, तीर्थ यात्रा कर हटाया, दास प्रथा को समाप्त किया, इबादत खाना लेके आए, सभी धर्मों को प्रवेश किया, इवन दीन इलाही धर्म लेके आए। तो
तो ये सारी चीजें जो है वो अकबर की किसके अंतर्गत आती हैं, अकबर की एक राष्ट्रीय शासक बनाती हैं। और इसी क्वेश्चन से देख दूसरा क्वेश्चन जो जनरेट होता है, अकबर की राजपूत नीति। तो इनकी जो राजपूत नीति थी, इन दो क्वेश्चंस को हम लोग बाद में आपको बताएंगे, क्योंकि जब आप पूरा पढ़ लेंगे तो ये आसानी से बन जाता है क्वेश्चन आपका। ठीक है, क्लियर है? चलें आगे, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक, तो अब अकबर के बाद कौन आए इनके बेटे? अच्छा, इसमें एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, थोड़ा सा आप उसको रिपीट कर लेता हूं। अकबर का अंतिम अभियान, ठीक है, तो अकबर का अंतिम अभियान कौन सा था? 1601 में असीरगढ़ अभियान था। एक बार अपन पूरा ओवरव्यू कर लेते हैं अकबर का, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, याद करिए अब आप। सबसे पहले हमने आपको बताया कि 1542, 15 अक्टूबर, 15 अक्टूबर 1542। योगी देखना लिंक चली गई क्या? लिंक देखो, लिंक। कब हुआ है बेटा अकबर का जन्म? ठीक, तो आपको ये याद रखना है कि अकबर का जन्म, अकबर का बर्थ प्लेस, तो 15 अक्टूबर 1542, राणा वीरसाल का महल, इनकी माँ हमीदा बानो बेगम। ठीक है। अब जब अकबर बड़े हो रहे थे तो इनके पिता अपनी सेना को पुनर्गठित कर रहे थे, यहाँ वहाँ भटक रहे थे। इसके बाद 1556 में 14 फेब को कलानौर नामक एक जगह पर अकबर की क्राउनिंग या राज्याभिषेक हो जाता है। ठीक है। अब 1556 में जैसे ही शासक बनते हैं उसके बाद इनका युद्ध शुरू होता है। तो युद्ध कौन सा शुरू हुआ? ठीक है, तो पानीपत का सेकेंड युद्ध, 5 नवंबर 1556 को बैटल ऑफ पानीपत सेकेंड होता है, जिसमें अकबर की तरफ से बैरम खां इस युद्ध में भाग लेंगे। और क्या होगा इस युद्ध में? बैरम खान जो है वो हेमू को पराजित कर देंगे। किसको पराजित कर देंगे? हेमू को पराजित कर देंगे। इसके बाद 1556 से लेके 62 तक, अब इस शासन काल में एक तो बैरम खां की चलेगी, क्योंकि बैरम खां इनके संरक्षक भी थे। इसके अलावा यहाँ पर इनकी जो केयर टेकर हैं, इनका जो पालन पोषण किया वो किसने किया? माहम अनगा ने। तो महिलाओं की शासन व्यवस्था में बड़ी भूमिका थी, इसीलिए 62 तक का जो टेन्योर है वो अकबर का क्या कहलाता था? पर्दा शासन या पेटीकोट रूल या पेटीकोट शासन के नाम से जाना जाता था। अब 1562 में अकबर ने पहली बार जो इम्पोर्टेंट काम किया वो क्या? तो दास प्रथा को समाप्त किया, एबोलिश द स्लेव सिस्टम या एबोलिश स्लेवरी। और इसके अलावा इनका एक अभियान था 1562 में, मालवा एक्सपीडिशन, जिसमें ये बाज बहादुर को पराजित कर देते हैं। इसके बाद 1563 में अकबर क्या करते हैं? तो अकबर का तीर्थ यात्रा कर समाप्त करते हैं, तो पिलग्रिमेज टैक्स को समाप्त करते हैं। 1564 में क्या करते हैं अकबर? जजिया कर को समाप्त करते हैं। इसके बाद ठीक है, गोंडवाना एक्सपीडिशन होता है रानी दुर्गावती के अगेंस्ट, जिसमें यहाँ पर आशफ खां भाग लेते हैं। फिर 1573 में इनका गुजरात अभियान होता है, जो कि सबसे तेज अभियान के रूप में माना जाता है ये। और फिर इसके बाद 1575 में इबादत खाने का निर्माण कराते हैं अकबर। और फिर 1578 में इबादत खाने में सभी रिलीजन के लोग जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। और 1579 में डिक्लेरेशन ऑफ मजहर, मजहर की घोषणा करते हैं, और अकबर क्या बन जाते हैं? हेड ऑफ द रिलीजियस मैटर, धार्मिक मामलों कर प्रमुख बन जाएंगे अकबर। 1580 में इन्होंने क्या शुरू किया? आईने दहसाला रेवेन्यू सिस्टम या राजस्व पद्धति शुरू की, जिसे हम टोडरमल सेटलमेंट या टोडरमल बंदोबस्त के नाम से जानते हैं। फिर इसके बाद 1582 में इन्होंने दीन इलाही
और 1583 में इन्होंने इलाही संबत को स्टार्ट किया था। तो इस तरीके से ये जो है इनकी चीज़ें शुरू हो जाती हैं। 1582 में दीने इलाही और 1583 में इलाही संबत। ठीक है, ध्यान रखना इलाही संबत जो न्यू कैलेंडर था वो 3 में है, जबकि 2 में आपका दीने इलाही एक नया धर्म के रूप में होता है। ठीक, ये हो गई बात। अब इसके बाद हमने देखा कि अकबर की डेथ होगी 1605 में। इससे पहले 1601 में, कब, 1601 में अकबर का अंतिम अभियान होगा, और वो अभियान होगा कौन सा, असीरगढ़ का। ठीक है, तो असीरगढ़ कहाँ, बुरहानपुर में। छावा देखी आप लोगों ने, छावा मूवी, छावा जहां से शुरू होती है ना वो क्या है, वो असीरगढ़ ही है। ठीक है, तो अकबर का जो अंतिम अभियान था वो असीरगढ़ का अभियान था 1601 का, और इसके बाद 1605 में अकबर की डेथ हो जाती है, और अकबर के बाद आते हैं उनके बेटे जहांगीर। ठीक है, यहाँ तक आई होप अकबर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बहुत तो डेटा नहीं हो रहा है, मतलब झिल रहा है। आप बोलेंगे तो अपन रुक जाएंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमें भी पता है बहुत ज़्यादा हो जाता है। जहांगीर को थोड़ा पढ़ लेते हैं, अगर आपको लगे कि बहुत ज़्यादा हो रहा है तो कल कर लेंगे, कोई जल्दी नहीं है ऐसी कि एक ही दिन में सब पढ़ना है। जहांगीर, अब देखिए जहांगीर की बहुत सारी बातें आप क्या पढ़ चुके हैं। जहांगीर का नाम सलीम और शेखू बाबा। 30 अगस्त 1569 को जहांगीर का जन्म हुआ। अब देखना आप, जहांगीर बेचारा कब तक राजा बनने के लिए इंतजार करेगा। कब जन्म हो गया, 30 अगस्त 1569 में इनका जन्म हो गया। अब जन्म हो गया, और अकबर कब मरेंगे जाके, 1605। कितने साल हो गए, 36 ही हुए, 46 साल हो गए। अच्छा सॉरी, हाँ सही है सही है, 36 ही हुए हैं। 69, मुझे 59 दिखाई देने लगा था थोड़ी देर में। तो 70 हो गया, 70 30 100 और 35 36, मतलब जहांगीर को 36 साल इंतजार करना पड़ा। और अकबर का राज्याभिषेक कब हो गया था, 14 साल में, 14 साल के थे, और ये 36 साल के। तो अब बड़ी दिक्कत थी पिताजी से कि पिताजी जिए जा रहे हैं, पिताजी मर ही नहीं रहे हैं, तो जहांगीर ने विद्रोह तक कर दिया था। अब पहले जहांगीर की कराते हैं शादियां। तो देखिए जहांगीर की जो शादी होती है, एक होती है मानबाई से। अब मानबाई कौन, तो याद है आपको, मान सिंह की बहन, भगवान दास की बेटी, और कौन थे, भारमल की पोती। अरे भारमल के बेटे भगवान दास, उनकी बेटी मानबाई। तो भगवान, ठीक है, तो मानबाई जो थी इनकी पहली वाइफ थी। ठीक है, आमेर के जो शासक थे भगवान दास, उनकी बेटी थी, और मान सिंह की ये बहन थी, पहली शादी। अब मानबाई जो थी ना वो जहांगीर से बहुत परेशान थी, या यूं कहें कि ये खुद अफीम का सेवन करती थी। अफीम समझते हैं, ओपियम, पेपेवर सोमनीफेरम, बॉटेनिकल नेम बोले तो क्या। अच्छा 2016 या 17 के पेपर में पूछा गया था अफीम का बॉटेनिकल नेम क्या है, तो पेपेवर सोमनीफेरम, पेपेवर सोमनीफेरम। तो ये जो मानबाई थी ये अफीम खाती थी, तो अत्याधिक अफीम के सेवन से इनकी मृत्यु हो गई थी। तो नशेड़न थी, ऐसे समझ लो, कुछ नहीं याद रहे तो सीधा। कैसी थी, बोलो, अच्छा बोल नहीं रही है लड़कियां, बोल दो। अफीम खाओगी तो क्या उसे संत बोलेंगे, ठीक है, क्या थी, नशेड़न थी। अरे याद रखने के लिए बोल रहे हैं, ऐसा मेरा कोई लड़ाई थोड़ी है उससे, मानबाई से। तो मानबाई की डेथ किससे हुई थी, अफीम खाने से। ठीक है, तो ये गई। चलो दूसरी शादी कराते हैं, अब शादी तो करेगा लड़का, ऐसे थोड़ी होता है। तो दूसरी शादी की इसने जगत गोसाई से। किससे की, जगत गोसाई। इसे क्या नाम दिया इसने, मलिका ए जहां। मारवाड़ के राजा उदय सिंह की बेटी थी ये। किसकी बेटी थी, उदय सिंह की। वो किनकी थी, भगवान दास की। और शहजादा खुर्रम, खुर्रम यानी कि शाहजहां का नाम। तो खुर्रम जो शाहजहां था वो किससे पैदा हुआ, मानबाई से नहीं हुआ, वो किससे हुआ, जगत गोसाई से, जो किसकी बेटी थी, राजा उदय सिंह की बेटी थी। तो ये दूसरी शादी हो गई इसकी। अच्छा जहांगीर अभी भी ठहरेंगे नहीं, अब तीसरी पसंद आ गई इन्हें। अब आगे चल के एक और शादी जो करेंगे जहांगीर, वो किससे करेंगे, नूरजहां से। तो नूरजहां जो थी वो थी मेहरून निशा। तो नूरजहां का वास्तविक नाम था मेहरून निशा, और ये बहुत चंट थी।
दो को तो जैसे तैसे इनने ठीक ठाक कर लिया था, लेकिन तीसरी ने इनको लाइन पे ले आई, किसको? जहांगीर को। नूरजहां के शासन, मतलब ऐसे समझो नूरजहां की शादी के बाद शासन की वास्तविक सत्ता किसके हाथ में थी? तो नूरजहां के हाथ में थी। और दारू पीने का काम कौन करते थे? जहांगीर बाबा। चलो, तो ये इनकी शादी हो गई। अब इनका राज्याभिषेक, अकबर की डेथ, तो निश्चित रूप से 1605 में इनका राज्याभिषेक या कोरोनेशन या क्राउनिंग हो जाएगी। जहांगीर का जो टेन्योर या कार्यकाल है वो 1605 से 1627 तक है। कब से कब तक? 1605 से 1627। और जहांगीर के एक बड़े अच्छे मित्र थे बीर सिंह बुंदेला। कौन थे? बीर सिंह बुंदेला, जो ओरछा से शासन करते थे। तो इनके मित्र का शासनकाल भी बिल्कुल इनकी ही तरह है, 1605 से 27। और जहांगीर के कहने पे ही बीर सिंह बुंदेला ने बेटा किसकी हत्या कर दी थी? तो अबुल फजल, याद है अकबरनामा वाले? तो अबुल फजल को किसने मरवाया? जहांगीर ने। किससे कह के? बीर सिंह बुंदेला से। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इसको ध्यान रखना। तो इनका राज तिलक हो गया आगरा के किले में। क्या नाम था इनका? नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी। और लिख लेता दो तीन नाम। ठीक है, तो ये आप तो जहांगीर याद रखो। अब याद करो मनसबदारी व्यवस्था में क्या लेके आया था? दो अश्पा और सिंह अश्पा। कुछ नहीं, दो अश्पा का मतलब होता है हॉर्सेस टू टाइम ऑफ राइडर्स। तो जो राइडर्स, राइडर्स मतलब घुड़सवार। तो जैसे मैं एक घुड़सवार हूं, तो मैं अपने साथ दो घोड़े रखूंगा। तो ये हो गया क्या? दुई अश्पा। और एक होती थी शिंग अश्पा। तो हॉर्सेस थ्री टाइम्स ऑफ राइडर्स। तो जो भी सवार है या घुड़सवार जो है, वो अपने कितने घोड़े रखेगा? तीन। अच्छा, ये क्यों लाए दो अश्पा या सिंह अश्पा? जब भी युद्ध करना होता था, अब आप तो घोड़े के ऊपर बैठे बैठे चले जा रहे हो मजे से, अब घोड़ा तो थकेगा ना, घोड़े को थोड़ी आप अपने ऊपर बिठा लोगे। तो कुछ समय चलने के बाद जो घोड़े आराम कर चुके हैं उनको युद्ध में लगा देते थे, और दूसरे घोड़ों को आराम करने को मिल जाता था। तो इसीलिए एक सवार पर दो घोड़े यानी कि दुई अस्पा, और एक घुड़सवार पर तीन घोड़े, तो वो क्या कहलाती थी? सिंह अस्पा। तो ये पूछा गया क्वेश्चन है आपके कि सिंह अस्पा और दुई अस्पा पद्धति किसने शुरू की? जहांगीर ने। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और दो में दो घोड़े, तो जो भी सवार है उसके दो गुने घोड़े, दुयस्पा, और सिंगस्पा में तीन गुने। ठीक है, क्लियर है? फिर इन्होंने मेवाड़ की संधि की 1615 में राणा अमर सिंह के साथ में। इन्होंने मुगल बादशाह की अधीनता स्वीकार कर ली और चित्तौड़गढ़ को जो वापस कर दिया था इन्होंने राणा अमर सिंह को। तो किससे संधि की इन्होंने? मेवाड़ से संधि की थी जहांगीर ने 1615 में। ठीक है, अब आ जाते हैं इनकी तीसरी पत्नी जो बनाएगी अपना जुंटा दल। ठीक, तो समझिए नूरजहां की शादी किससे होती है, इसको थोड़ा सा अपन अच्छे से समझा देते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, एक तो पत्नी कौन थी शुरू में इनकी? मानबाई थी। मानबाई भगवान दास की बेटी थी, मान सिंह की बहन थी, अफीम खा के मर गई, काम खत्म। दूसरी शादी जगत गोसाई, उदय सिंह की बेटी थी, इन्हीं से खुर्रम का जन्म हुआ। तीसरी शादी की इन्होंने नूरजहां से। अब ये जो नूरजहां थी, इसका जो पहला पति था अली कुली खां। तो कुछ लोग तो ये तक कहते हैं, कुछ लोग मतलब इतिहासकार, कुछ हिस्टोरियन ये भी कहते हैं कि अली कुली खां को किसने मरवा दिया? शादी तो तभी करेंगे तो कौन मरवाएगा? आप में से किसी को फायदा होगा नहीं। किसको फायदा होगा? जहांगीर ने। तो अली कुली खां की डेथ हो गई। ठीक, इनकी डेथ के बाद नूरजहां की किससे शादी हुई? ठीक, जहांगीर से शादी हो गई। ठीक है, अब जहांगीर से शादी हुई। अब ये जो नूरजहां थी बेटा, नूरजहां जो है इनका भाई आसफ खां था। अभी बताया था रानी दुर्गावती के विरुद्ध जो अभियान किया था अकबर की तरफ से, वो किसने किया था? आसफ खां ने। ठीक है, नूरजहां के पिता गयास
बेग, इनकी माता अस्मत बेगम। अच्छा, ये एक एक शब्द से क्वेश्चन पूछा गया है। नूरजहां के पिता गयास बेग, नूरजहां की माता अस्मत बेगम, इनके एक बेटी नूरजहां, एक बेटा आशफ खां, ठीक है। और नूरजहां ही है मेहरून निशा, और इनकी शादी जहांगीर के साथ। जहांगीर ने ही इनके पिता गयास बेग को एतमा उद दौला का टाइटल दिया था। किसका? एतमा उद दौला। तो यही गयास बेग क्या कहलाते हैं? एतमा उद दौला। ठीक है, तो एतमा उद दौला जो हैं वो कौन है? यही है गयास बेग, और इन्हीं के लिए मकबरा बनवाया जाएगा, एतमा उद दौला का मकबरा, टॉम्ब ऑफ एतमा उद दौला। जो कौन बनाएगा? इनकी बेटी बनाएगी। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि टॉम्ब ऑफ एतमा उद दौला किसके शासनकाल में बना, तो शासनकाल तो जहांगीर का होगा, लेकिन बनवाया किसने? नूरजहां ने बनवाया था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। अब इनके पिता एतमाउद्दौला या गयास बेग, इनकी माता अस्मत बेगम, इनका भाई आशफ खां, और ये खुद। और इसके अलावा इनने किसको अपने फेवर में किया? खुर्रम को। खुर्रम कौन? शाहजहां। और ये मिलके कहलाता है जुंटा गुट, जुंटा पार्टी। तो ये जो जुंटा पार्टी है ना, ये किसकी है? नूरजहां की है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो जुंटा दल है, इसमें जहांगीर से ने विवाह किया, एतमाउद्दौला या गयास बेग, माता अस्मत बेगम, भाई आसफ खां और शहजादा खुर्रम। ये सब लोग जो हैं वो किसके उसमें आते थे? ठीक है, जुंटा दल के सदस्य होते थे। अब आप बताओ कि शहजादा खुर्रम जिससे सब डरते थे, ये भी इनकी पार्टी में हो, तो इनका दल जो है वो बड़ा खतरनाक माना जाता था। ठीक है, अब आ जाते हैं फॉरेन डेलीगेशन। तो बेटा जहांगीर के समय ध्यान रखिएगा, एक तो एम्बेसडर एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी आए। कौन? विलियम हॉकिंस। ठीक है, तो विलियम पूछा जाता है कि कैप्टन हॉकिंस या विलियम हॉकिंस भारत में किसके शासनकाल में आए थे? तो जहांगीर के शासनकाल में आए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो विलियम हॉकिंस किसके समय आए? जहांगीर के समय। तो पहले इंग्लिशमैन थे जो मुगल दरबार में आए थे, और इन्हें जहांगीर ने इंग्लिश खां का टाइटल दे दिया था। ठीक है, क्या दे दिया? इंग्लिश खां। किसको? कैप्टन हॉकिंस को। और जहांगीर इनसे इतने खुश थे विलियम हॉकिंस से कि इनकी शादी भी करा दी अपनी इच्छा से। एक आर्मीनियाई लड़की थी, उससे इनकी शादी करा दी इसने, जहांगीर ने। ठीक है, फिर इसके बाद कौन आते हैं? तो एक आते हैं बेटा थॉमस रो। तो ये ध्यान रखना है कि थॉमस रो जो है वो जेम्स प्रथम के दूत या एम्बेसडर के रूप में आए थे। ये अजमेर में आए थे जहांगीर के दरबार में, और इनके साथ में कहाँ गए थे? शिकार करने के लिए भी गए थे। इसके अलावा बेटा एक डच आया है, फ्रांसिस्को पेलसर्ट। ठीक है, तो जो डच पर्यटक था फ्रांसिस्को पेलसर्ट जो था, ये भी जहांगीर के समय में आया था। ठीक है, कौन कौन आए? विलियम हॉकिंस, थॉमस रो, जेम्स प्रथम के दूत के रूप में अजमेर में आए, और डच पर्यटक जो था फ्रांसिस्को पेलसर्ट। ये डच था, नहीं तो फ्रांसीसी हो जाए मेरी तरह। तो फ्रांसिस्को पेलसर्ट जो डच पर्यटक था, ये भी जहांगीर के दरबार में आया था। ठीक, और जहांगीर का जो कार्यकाल है वो याद रखिएगा चित्रकला या पेंटिंग का गोल्डन पीरियड कहलाता है। देखो आपको दो तीन बातें याद रखनी, जैसे आर्किटेक्चर का गोल्डन पीरियड शाहजहां के कार्यकाल, क्योंकि स्थापत्य कला का विकास सर्वाधिक शाहजहां के समय हुआ। और पेंटिंग का गोल्डन पीरियड किनके समय था? जहांगीर के समय था। बस इतना सा और बताएंगे, फिर कल देखेंगे। जहांगीर के जो सबसे अच्छे पेंटर थे बेटा, एक थे उस्ताद मंसूर और एक थे अबुल हसन। इन पे क्वेश्चन पूछा है पीएससी ने, सो प्लीज आप थोड़ा इनको याद रखना, क्योंकि दोनों ही ऑप्शन मिलते हैं और लोग गलत कर देते हैं। तो मंसूर जो थे, इन्हें क्या उपाधि दी? नासिर। याद रखिएगा, तो नादिर उल अस्त्र, नादिर उल अस्त्र की उपाधि किसे मिली? उस्ताद मंसूर को। और ये कैसे थे? बर्ड एक्सपर्ट पेंटर थे, यानी पक्षी विशेषज्ञ थे। तो कैसे याद रखोगे? मंसूर जो है वो पक्षी वाले थे,
ठीक है। और दूसरे जो अबुल हसन थे, जिन्हें नादिर उज जमा की उपाधि दी थी, ये व्यक्ति विशेष के चित्र बनाते थे, तो ह्यूमन के। तो कैसे याद रखोगे, हा से हसन, हा से ह्यूमन, बस ऐसे ही कनेक्ट हो सकता है। तो हसन साहब ह्यूमन वाले, मतलब व्यक्ति विशेष के चित्र बनाने वाले कौन थे, अब्दुल हसन थे, जिन्हें नादिर उज जमा का, ये क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स का क्वेश्चन था। अल्लाह अच्छा था, क्योंकि ऑप्शन दोनों होते हैं, मंसूर और ठीक है हसन। तो मंसूर जो है वो पक्षी वाले हैं, मंजूर है इन्हें पक्षी। और हसन कौन है, हसन हा, एच से ह्यूमन, तो ह्यूमन वाले कौन है, अबुल हसन। इनको आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। और जो जहांगीर थे, इनकी ऑटोबायोग्राफी हम आपको बता चुके हैं, क्या कहलाती है, तुजुक ए जहांगीरी कहलाती है। तो तुजुक ए जहांगीरी जो थी, वो क्या थी, इनकी जहांगीर की आत्मकथा थी, जो पर्सियन या फारसी भाषा में लिखी गई थी। अब बता दो जहांगीर का मकबरा कहाँ था, शहादरा लाहौर में था। ठीक है, अच्छे से ध्यान रखना है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। एतमाउद्दौला का मकबरा किसने बनवाया, नूरजहां ने बनवाया। और ये किससे बना था, तो पूरे तरीके से मार्बल या संगमरमर से बना था। और पहली बार मुगल इमारत में पुत्रादुरा शैली का प्रयोग किया गया था। तो ये भी पूछा गया है कि मुगल सल्तनत में या मुगल काल में पहली कौन सी बिल्डिंग थी जिसमें पित्रादुरा स्टाइल का प्रयोग किया गया था। आप में से किसी ने ताजमहल देखा है? ताजमहल के ऊपर के किनारे पे जब आप देखोगे ना, तो ग्रीन कलर में आप देखोगे इस तरीके की चीजें बनी हुई हैं। तो ये पित्रादुरा स्टाइल है, मतलब स्टोन के ऊपर एक मजबूती से कुछ कुछ कलर्स भरे जाते हैं और उसके अंदर जो दिखाया जाता है, तो वो पित्रादुरा स्टाइल है। तो पहली बार पित्रादुरा शैली का प्रयोग कहाँ किया गया, एतमाउद्दौला के मकबरे में। और ये पित्रादुरा स्टाइल आपको कहाँ मिलती है, और तो ताजमहल में भी ये पित्रादुरा स्टाइल जो है वो मिलती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे अच्छे से। तो ये था आपका जहांगीर की बातें जिनको आपको ध्यान रखनी है। तो जल्दी से बता दीजिए, जहांगीर कब से कब तक थे, 1605 से 1627 तक थे। ठीक है, तो जहांगीर के समय की इंपॉर्टेंट घटनाएं क्या हैं, इनकी शादियां। तो पहली शादी मानबाई के साथ, दूसरी शादी जगत गोसाई के साथ, तीसरी शादी नूरजहां जो कि मेहरुन्निसा, और नूरजहां के पिता एतमाउद्दौला ग्यास बेग और माता अस्मत बेगम। अच्छा, अस्मत बेगम पे ध्यान रखना, इन्होंने परफ्यूम या इत्र का आविष्कार किया था। ये क्वेश्चन भी पूछा गया, आप लोग नोट कर सकते हैं कि परफ्यूम या इत्र का आविष्कार, तो परफ्यूम या इत्र की खोज किसने की है, अस्मत बेगम ने। ये पूछा है किसी एग्जाम में। तो परफ्यूम या इत्र की खोज जो है वो किसने की है, अस्मत बेगम ने की है। इसको भी आप अच्छे से ध्यान रखना। तो परफ्यूम की खोज किसके द्वारा की गई, अस्मत बेगम के द्वारा की गई थी। तो इनको भी आप बढ़िया से ध्यान रखिएगा। इनका भाई आशफ खां था। ठीक है, इनके दरबार में कौन कौन आया, तो एक कैप्टन हॉकिंस या विलियम हॉकिंस आए थे, अंग्रेज थे, इन्हें इंग्लिश खां का टाइटल दिया था। और एक आए थे थॉमस रो, जो जेम्स प्रथम के एम्बेसडर या दूत थे, जो अजमेर में जहांगीर के पास आए थे। एक फ्रांसिस्को थे, जो कि डच यात्री आए थे, ये आपको ध्यान रखना है अच्छे से। और इनके दरबार में जो थे वो कौन थे, तो एक कौन है पक्षी विशेषज्ञ, तो मंजूर कौन है, तो उस्ताद मंजूर जो है वो पक्षी विशेषज्ञ हैं, जिन्हें नादिर उल असर कहा जाता है। और अबुल हसन जो है वो नादिर उल जमा है। और ये क्या है, तो व्यक्ति विशेष या ह्यूमन के पोर्ट्रेट बनाने वाले थे। इनकी ऑटोबायोग्राफी तो जो के जहांगीरी है, और इनका टॉम्ब या मकबरा लाहौर शहादरा में स्थित है। इतनी ही बातें आती हैं। और 1615 में इनने किससे, राजा अमर सिंह से संधि की थी, मेवाड़ की संधि, वो नहीं आई है, बट इनको आपको ध्यान रखना है। अस्मत बेगम एतमाउद्दौला का मकबरा याद रखना, और पित्रादुरा स्टाइल में था, पहला संगमरमर की इमारत थी ये मुगल काल की, ये भी पूछा गया है। तो इनको आपको ध्यान रखना है। तो अकबर और जहांगीर में अब पूछ लीजिए, आपको कोई भी प्रश्न हो तो। मैं आपको एक सलाह दूंगा कि अभी 1-2 घंटे बाद ये अपलोड हो जाएगा वीडियो, तो आप लोग कल का और आज के वीडियो को अच्छे से देखिए, क्योंकि एक्चुअल में मुगल पीरियड की जितनी इंपॉर्टेंट बातें हैं अभी तक जो पढ़ा है, वो अगर आपकी अच्छी हो जाएंगी तो 70 से 80% चांस है कि क्वेश्चन यहीं से बनते हैं।
अभी हमें आगे किसको पढ़ना है? अब कौन? जहांगीर के बेटे शाहजहां और शाहजहां का बेटा औरंगजेब, ये दो इंपॉर्टेंट मुगल शासक और हमें पढ़ने हैं। बट जो मेन चीजें थी वो आपकी यहीं तक ज्यादा आती हैं। तो कल की और आज की क्लास को आप अच्छे से देख लीजिए और कोशिश करिए कि पहले कल की क्लास देखें आप, जिससे आपका बेसिक वाला क्लियर हो। और फिर आज हमने रिवीजन भी कराया है तो वो आज की क्लास को भी अच्छे से देखिए। तो अब लेकिन क्लासेस आपकी कितनी हो जाएंगी? अरे कल दो। वही 10:30 से 12 और फिर सवा 12:30 से 2, और आज की भी क्लास दो। तो टोटल मिला के आपकी ये 4 क्लास हो जाएंगी। तो इनको आप अच्छे से देख लीजिए, 4 ही हो गई ना? तो इनको आप अच्छे से देख लीजिए। और जिनको बढ़िया से याद हो गया है, सब कुछ अच्छा है, तो वो 1.5 पे देख लें। और जिनको ऐसा लगता है कि थोड़ा सा हमें स्लो मोशन में देखना है, तो फिर आप नॉर्मल स्पीड से उसको देखिए। और कुछ भी लगता है तो कल आके सबसे पहले पूछिए। कल हम मुगलों को मैक्सिमम सेक्शन को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है? जल्दी तो नहीं हो रहा है? किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा है कि बहुत तेज हो रहा है या याद रहने में दिक्कत? और देखिए रिवाइज करिए, जहां बोलते हैं कि नवरत्न आते हैं इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। मनसबदारी व्यवस्था किसने शुरू की? अकबर ने, पूछा जाता है। दास प्रथा कब खत्म की थी? 1562 में, बहुत बार आया है। जजिया कर कब समाप्त किया? 1564 में, कई बार आया है। तीर्थ यात्रा कर कब समाप्त किया? 1563 में। इबादत खाना 1575 में। दीन इलाही 1582 में। इलाही संबत 1583 में। तो ये सब चीजें आपकी पूछी गई हैं, तो इनको आपको ध्यान रखना है। एक रटने वाली चीज जो है वो यही है कि अबुल हसन को क्या टाइटल दिया था, मंसूर को क्या दिया था, और मंसूर पक्षी वाले थे और ह्यूमन वाले कौन थे? हसन। एच एच से हसन और एस से ह्यूमन। तो ऐसे आप थोड़ा सा लिंक बना लीजिएगा, तो आपको ये चीजें याद रहेंगी। और देखिए आप याद रखिए कि कुछ लोगों के नाम जिनके आपने कभी सुने नहीं है, तो उनको आप रिपीटेशन मोड में जब हम आपको बोलेंगे और आप भी रिपीट करेंगे, तभी आपको फाइनली अच्छे से याद रह पाएंगे। तो इनको आप देखिए। कल तक का होने के बाद हम आपको कुछ क्वेश्चंस भी करवा देंगे, तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि हाँ ऑब्जेक्टिव आपसे आराम से बन रहे हैं। और आप लोग भी अपने स्तर पे चाहें तो ऑब्जेक्टिव्स लगाना स्टार्ट करिए, तो आपको कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा कि हाँ चीज़ें ये हैं और ये आराम से बन जाती हैं। ठीक? यहाँ तक क्लियर है? लाइव में कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी की? ये जरूर याद रखिएगा, हॉकिंस और थॉमस रो ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये दोनों ही जहांगीर के दरबार में आए थे, तो इनको आप ध्यान रखना। और किनकी हत्या करवाई थी जहांगीर ने? अबुल फजल की। किससे? बीर सिंह बुंदेला से। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एमपी हिस्ट्री और इंडियन हिस्ट्री दोनों में आता है। बंद कर देना योगी। ठीक है, चलो आज के लिए बहुत है, ज्यादा नहीं करेंगे। क्या कह रहे हैं बेटा? कुछ कह रहे हैं आप? वो मैं आपको बता दूंगा कल तक। ठीक है, चलो भाई, ठीक है यहाँ तक।